हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर जो हमारा दूसरा चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिए, ठीक है। पहले उसको जाके देखिए ताकि आप चैप्टर वाइज सब कंप्लीट करते जाए। आज हमारा अध्याय 3 स्टार्ट होने जा रहा है। अध्याय 3 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भूमंडलीय विश्व का बनना। भूमंडलीय विश्व का बनना, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो इसको इसी से स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए आप सभी अपने नोट्स बुक में नाम लिख लीजिए। भूमंडलीय भूमंडलीय विश्व का बनना, ठीक है। भूमंडलीय विश्व का बनना। आपको लग रहा होगा ये नाम इतने ऐसे लिखे होंगे कि आपको लग रहा होगा ये ज्योग्राफी चैप्टर है, ठीक है, भूगोल का चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। भूमंडलीय विश्व का बनना, इसमें हम वैश्वीकरण पर आधारित जो हमारे वैश्विक ये चैप्टर जो हमारा है वो पूरा किस पे आधारित है? वैश्वीकरण पे। किस पे? वैश्वीकरण पे। उसको हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण पे, तो आप उसको समझेंगे, ठीक है, क्या है वैश्वीकरण और क्यों स्टार्ट हुआ और इसके क्या कारण थे, इसके लाभ क्या हुआ, हानियां क्या हुई, सब आपको बताया जाएगा। और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग आंसर आएगा एग्जाम में तो ठीक है, शॉर्ट आएगा तो भी आप लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता, ठीक है। समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। तो शुरू करते हैं, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। इसी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, क्या वैश्वीकरण क्या है, लिख लीजिए। वैश्वीकरण क्या है, अब इधर से स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ मतलब ये है कि किसी नौकरी के लिए और या फिर जो भोजन होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए जो करा जाता है, जैसे कि दूसरे स्थान पर जाया जाता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर जाया जाता है। जैसे नूडल है तो वो किसका है? चीन का है, ठीक है। तो वो ये कैसे आया भारत में? अब वो भारत ने तो इन्वेंशन करा नहीं था कि अब नूडल बनाया जाए, वो कहाँ से? चीन से आया, ठीक है। पास्ता कहाँ से आया? अरब से आया। तो ये क्या हुआ? खाने का आदान प्रदान यही तो हुआ, तब हम लोग ने खा पाया चाउमीन पास्ता। आज से 20 साल पहले, 20 साल छोड़िए आप, कम से कम नहीं तो ले लीजिए 1980 समय में, ठीक है, 1980 के समय में या फिर उससे पहले चले जाइए, तो उस समय क्या पूछिए लोगों से, पास्ता नसीब था क्या उनको? पास्ता नसीब था भारतवासियों को? नहीं नसीब हुआ होगा, उन्होंने कभी नहीं खाया होगा, ठीक है। वो कभी नहीं आया। कैसे आया? आयात निर्यात से आया। और नौकरी आज भी नहीं, आज के समय में भी कम है, बेरोजगारी है देश में। क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो इसके लिए हम लोग ने क्या करा, जैसे कि पहले देश के लोग हुआ करते थे तो उनको नौकरी नहीं मिलती थी, तो वो कहाँ जाते थे? बाहरी देशों में जाते थे, बाहरी शहरों में जाते थे। तो जैसे कि हमारे भारत में भी अगर जो गांव के लोग होते तो वो अगर उनको काम नहीं मिलता, वो कहाँ चले जाते? मुंबई चले जाते, दिल्ली चले जाते, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते, ठीक है, फैक्ट्रियों में मजदूरियां करते, कहीं पे भी चले जाते वो तो, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन कमाना तो है ही ना। तो ये कैसे आता है? वैश्वीकरण, इसी को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इससे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रहेगी, इतने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। चाउमीन पास्ता और नौकरी के लिए जो बाहर आप जाते हो, ठीक है, जो आप बाहर जाते हो, ये कैसे आया? स्थानांतरण से आया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गया तभी तो आपको पता चला, वरना अरब में पता था कि हाँ वहां पास्ता खाया जाता है, भारत में थोड़ी ना पता था पास्ता खाया जाता है, ठीक है। चाउमीन नूडल्स ये सब यहाँ का नहीं है, ठीक है, बाहर देशों का है। हम लोग क्या रोटी बनाते थे, रोटी खाते थे, लेकिन क्या ये सब हमारी बाहर के देशों की जो वहां के लोग खाते थे वो हमें यहाँ पर दे गए थे। कैसे? ये स्थानांतरण से हुआ। व्यक्ति सामानों और नौकरियों के लिए एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसको एक लाइन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। समझा दिया, समझाना काम था, ठीक है। अब लिखने की बात आती, क्योंकि हम लिखवाते जरूर है, लिखवाएंगे नहीं तो आप याद नहीं करोगे, ठीक है। लिखवाते चलिए, लिखवाते चलते इसलिए क्योंकि ये हमारा क्या होती है? एक्टिव स्टडी होती है। अगर आप सोचो कि हम बुक उठाया और उसको पढ़ ले और हमें याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लिखते चलना पड़ेगा, उसके साथ उसको समझते चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात हमने बता दी ना, अब आपको कोई भी नींद में भी पूछेगा ना, बताओ वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप बता ले जाओगे कि नौकरी व सामान को किसी एक देश से दूसरे देश ले जाने पर स्थानांतरण करने को ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब ये बात आपको याद हो गई, तो इसको लिखते हैं। व्यक्ति सामानों और
व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों के स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा कि आप बताइए वैश्वीकरण होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बताया आपको, हर एक शब्द के जितने भी अर्थ है, जितने जिनके अर्थ ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, उनके अर्थ तक बताए जाएंगे। बस आपको क्या है, समझते चलना है। तो आपको पता चल गया वैश्वीकरण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नई बात, यह नई बात नहीं थी, ठीक है, यह नई बात नहीं थी कि हम नौकरी के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है। ये सदियों, मतलब इससे पहले भी जो देश के, भारत के लोग रहते थे वो नौकरी के लिए वो बाहर जाते ही थे, क्योंकि जब यहाँ पे नौकरी नहीं थी तो वो बाहर जाके नौकरी करते थे, फिर वो आते थे। तो ये इसमें लिखेंगे क्या, ये नई बात नहीं थी, ये नई बात नहीं थी, ये पुराने समय से चला आ रहा था। क्या, वैश्वीकरण। तो इसमें और पॉइंट लिखते हैं, यह नई बात नहीं थी, यह पुराने समय से चला आ रहा था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए और यही सारे पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब आपको पता चले वैश्वीकरण कहते किसको, ठीक है, वैश्वीकरण कहते किसको है। डेफिनेशन तो आप अगर एक लाइन में लिखनी होगी तो ये लिखेंगे, व्यक्ति, सामानों और नौकरियों को के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसमें इसी के अंदर पॉइंट्स क्या है हमारे, नई बात नहीं थी, यह पुराने समय से चला आ रहा था। क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नौकरी के लिए, भोजन के लिए, ठीक है, नौकरी के लिए, भोजन के लिए। जैसे 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी, ठीक है। आप सभी को पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। तो वो ऐसे नहीं कि हम ढूंढने निकले थे कि चलो हम देश ढूंढ लेते, वो इसलिए ढूंढने निकले थे कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाए, अपना व्यापार किन किन देशों से कर सकते हैं। तो वो समुद्री यात्रा से निकले। अब उनको नए नए देश मिलते जा रहे थे, तो अब उनको देश मिला तो इसलिए उनके नाम से क्या पड़ गया कि हाँ इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। वो देश खोजने नहीं निकले थे, वो किस लिए निकले थे कि हम अपना व्यापार किससे कर सकते हैं, व्यापार कहाँ से बढ़ा सकते हैं। तब वो जब समुद्री रास्ते से निकले तब उनको क्या मिला, भारत मिला, ठीक है। तब उनको भारत मिला। तो ये क्या बोलते, तो इसमें साफ बात ये है कि वो क्या भारत ढूंढने नहीं निकले थे, वो किस लिए निकले थे, अपने देश से वो इसलिए निकले थे कि व्यापार हम कैसे बढ़ा सके, अपना व्यापार कैसे करें। इससे पहले जो हम ये बात लिखने जा रहे, जैसे 15वीं शताब्दी में, ठीक है, जैसे 15वीं शताब्दी में वास्को डिगामा ने भारत खोजा, ठीक है, ये बात आप लिखेंगे, ठीक है। क्या, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। और वो इसलिए नहीं निकले थे कि हमें देश की खोज करनी है, वो इसलिए निकले थे कि हम कौन कौन देशों से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसको अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिए, क्योंकि हमने बता दिया, ठीक है, हमने बता दिया है। इसमें भी पहले सिल्क रूट से भी सामानों को लोग एक देश से दूसरे देश ले जाते थे, सिल्क रूट से, ठीक है, सिल्क रूट से। अब बताते हैं ये सिल्क रूट होता क्या है। ये हम कुछ भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ेंगे सिल्क रूट की, जैसे कि ये सिल्क रूट ये शब्द है, आपको इसका अर्थ नहीं पता तो हम ये भी बताएंगे सिल्क रूट होता क्या है, ठीक है। सिल्क रूट होता क्या है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी, बस क्या है पढ़ते चलना है साथ साथ। तो इसको समझते हैं। इससे पहले
इसमें भी पहले हमारा क्या था, सिल्क रोड से भी सामानों को, सिल्क रोड से सामानों की आवाजाही एक देश से दूसरे देश के लिए होती थी। ठीक है, सिल्क रोड से, सिल्क रोड से क्या करा जाता था, सामान भेजा जाता था, सामान भेजा जाता था सिल्क रूट द्वारा। ये आप नाम याद रखिएगा, सिल्क रूट। ठीक है, रूट यानी कि रास्ता, सिल्क माने कि अभी हम बताते क्या होता है। और इसमें इससे पहले भी, और सिल्क रूट से क्या करा जाता था, आवाजाही करी जाती थी। जो सामान होता था उसको एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था। अब बात करते हैं इसके अंदर और महत्वपूर्ण बिंदुओं की। क्या वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया। ठीक है, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। वैश्वीकरण और औद्योगिक, देखिए क्योंकि वैश्वीकरण ने वैश्वीकरण आपको समझा दिया। औद्योगिक यानी कि मतलब जो खुद के देश में बनाया जाता है। पहले आपको पता होगा सूती वस्त्र हमारे देश में खुद बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज आए वो क्या करते थे, वो मशीनों द्वारा कपड़ा बनाते थे और वो जल्दी बन जाता था और वो लोगों को पसंद भी आता था। तो वो क्या करते थे, वो जो कपड़े थे उनके उन पर टैक्स लगा दिया था, तो वो लोग खरीदते थे तभी। ठीक है, वो कपड़े तभी खरीदे जाते थे। याद कर लीजिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण और औद्योगिक, औद्योगिक मतलब जो खुद बनाया जाता है, औद्योगिकरण से औद्योगिकरण, औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर क्या करा, दोनों ने मिलकर हम दैनिक जीवन बदल दिया, दैनिक जीवन बदल दिया। ठीक है, दैनिक जीवन बदल दिया, ये आप याद कर लीजिए। किसने, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने। ठीक है, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखते जाइए, जितने ही हम बताते जा रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनते जाइए, उन बातों को अपने दिमाग में नोट करते जाइए। और ये जो हमारे नोट्स हैं उनको बुक में नोट्स करिए और दिमाग में नोट करते जाइए, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, 18वीं शताब्दी में काफी समय बीत जाने के बाद, 18वीं शताब्दी में काफी समय बीत जाने के बाद सदी में काफी समय बीत जाने के बाद, ठीक है, 18वीं सदी में काफी समय बीत जाने के बाद, काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया में सबसे धनी देश था। ठीक है, आपको पता होगा भारत को पहले क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और दूसरे नंबर पे चीन था। ठीक है, ये दोनों देश जो थे हमारे अमीर थे एक समय में। क्या है, अब इस बात को भी लिखना, 18वीं सदी में काफी समय बीत चुका था। ठीक है, काफी समय बीत चुका था के बाद भी भारत और चीन सबसे अमीर देश था, सबसे अमीर देश था। ये भी आप लिखेंगे कब, 18वीं सदी में काफी समय बीत जाने के बाद भी भारत और चीन सबसे अमीर देश था। आपको पता होना चाहिए कई राजाओं ने खाली हमारे भारत पर इसलिए आक्रमण करा था क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा सोना पाया जाता था। ठीक है, इतना ज्यादा सोना पाया जाता था, उसको लूटने के लिए। ठीक है, उसको लूटने के लिए कई बार उन राजाओं ने प्रयास करा, लेकिन वो विफल हुए और कुछ अपना मतलब कुछ तो चोरी कर, थोड़ा बहुत कर सके, लेकिन आधे से ज्यादा लोग क्या हुए, विफल हो गए। सभी लोग सफल नहीं हुए। क्या हुआ कि यहाँ से सोना चुरा सके।
दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया। क्या हुआ, दूसरी हमारी लाइन है, 18वीं सदी में काफी समय बीतने के बाद भारत और चीन दुनिया का सबसे धनी देश था। एशिया व्यापार में भी उन्हीं के एशिया व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। मतलब बताइए, मतलब सबसे अमीर देश है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना कपड़े की कमी होगी, ना खाने पीने की कमी होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वो देश मतलब कि अमीर है, ठीक है। अब इसी से समझ में आ रहा है, ठीक है, अमीर देश था, लिख दिया, अमीर देश था। अब इसके आगे बात क्या करते हैं, इसके आगे है एशिया व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था। किसका, भारत और चीन का। इन्हीं का दबदबा था। अब जानते हैं कि जो अमीर है तो वो कुछ तो अलग दिखेगा ही, तो क्या है कि जो व्यापार करते थे, हमने क्या बताया, व्यापार का ही इसमें पूरा खेल है। समझ आइए क्या लिखा है, एशिया व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था। किसका, भारत और चीन का, क्योंकि ये सबसे अमीर देश थे, यानी कि इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ना पहनने की, ना खाने की, ना पानी की, तो सभी चीजें इन्हीं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अब यूरोप में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। कैसे, अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अब यूरोप विश्व का, अब यूरोप सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। कैसे, ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए, जवाब हमारी तरफ से होगा, ठीक है। क्या लिखा है, अब विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। कौन, यूरोप अब विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। कैसे, अब इसको भी तो पता करेंगे कैसे, लिख तो दिया है, पता भी तो होना चाहिए आपको, लिखा तो है, आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो उसी को बताने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको जरूर बता के जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि देश बन गया, मतलब कि सबसे विश्व व्यापार में विश्व की बात तो करी जा रही है, ना कि देश की बात करी जा रही है। अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। कैसे, इसलिए यह अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हम बात आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यही पूरे में यही बात लागू करी जाएगी। कैसे, वैश्वीकरण द्वारा, यही पूरे चैप्टर में ही यही दिखाया जाएगा। अब इसको सिद्ध करना है। कैसे, अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना। कैसे बना विश्व का सबसे बड़ा केंद्र, ये बात हम समझेंगे पूरे चैप्टर में। आपने लिख लिया हो तो इसके आगे लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ लिया आपने। अब उसके आगे की बात करते हैं, उसके आगे की हेडिंगों की बात करते हैं जो हमारे इस चैप्टर में है। आधुनिक युग से पहले बात करते हैं, क्या, आधुनिक युग से पहले। लिख लीजिए इसको, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने इसको नाम यहाँ लिख दिया है, ताकि पता चल जाए कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, भूमंडलीय विश्व का बनना। अब इसमें हम आ गए किस पे, वो हमारी बात अब किस पे शुरू होने जा रही है, आधुनिक युग से पहले की बात करी जा रही है। आधुनिक युग से पहले कैसा था माहौल, उसकी बात करते हैं।
अब आपको ये पढ़ना है, क्योंकि देखिए हमने तो आपको बता दिया वैश्वीकरण क्या होता है, उसके अंदर महत्वपूर्ण जितने बिंदु थे हमने उसको कंप्लीट करा दिया। अब क्या आया हमारा आगे की हेडिंग, क्या है हमारी, आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले माहौल कैसा था, ठीक है, माहौल कैसा था, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट कहा गया, किसे, रेशम मार्ग को ही सिल्क रूट कहा गया, सिल्क रूट, इसको आप याद कर लीजिए, रेशम मार्ग को ही सिल्क रूट कहा गया। अब ये हम लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, यहाँ लिख देते हैं रेशम मार्ग, सिल्क रूट, इसका मतलब हम जरूर बताएंगे आपको, बस धैर्य रखिए और समझते जाइए, ठीक है, धैर्य रखिए और समझते जाइए। मतलब रेशम मार्ग एक बहुत ही प्राचीन मार्ग था, जो देश को देश से और महादेश को महादेश से महादेश के लिए माना जाता था। अब महादेश को मतलब कि अब जैसे कि बताइए, देश है जैसे कि भारत है, ठीक है, महादेश जैसे कि द्वीप की बात हो गई, एशिया महाद्वीप, अब इसको ही महादेश कहा जा रहा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, अब इसको ही द्वीप द्वीप को ही महादेश कहा जा रहा है एक तरफ से। अब एक द्वीप को ही दूसरे द्वीप से व्यापार करना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से जरूर जाएगा, या फिर समुद्र मार्ग से, या फिर थल मतलब जमीन वाले रास्ते से। तो वो किससे जाते थे, जल मार्ग से भी जाते थे, ठीक है, जल मार्ग से भी जाते थे, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, रेशम मार्ग बहुत प्राचीन मार्ग था, जो देश से देश और महादेश से महादेश को जोड़ने के लिए माना जाता था। रेशम मार्ग एक प्राचीन मार्ग था, प्राचीन मार्ग था, जो देश को देश महादेश को महादेश से जोड़ने के लिए जाना जाता था। क्या, रेशम मार्ग जाना जाता था एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए और एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ने के लिए। अभी हम आपको एक डायग्राम बना के भी छोटा से समझा देंगे कि क्या क्या हम बात क्या कह रहे हैं, आप तक पहुंच पा रही है वो बात कि नहीं पहुंच पा रही है, ये हम आपको क्लियर करा देंगे। रेशम मार्ग ईसा पूर्व से भी पहले प्रारंभ हो चुका था, ठीक है, रेशम मार्ग ईसा पूर्व से पहले शुरू हो चुका था, ठीक है, शुरू हो चुका था। अब ये ईसा पूर्व क्यों लिखा है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है, मतलब कि जब देखिए भारत जो ईसा जी का जन्म माना जाता है कि जैसे कि यहाँ है, ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी आधुनिक लोग हैं कि जितने भी इधर मौर्य वंश के समय में मतलब कि जो लोग राज करके गए, और यहाँ पे जैसे कि ईसा जी का जन्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे ईसा जी का जन्म हुआ, तो यहाँ पे प्लस में चलता जाता है 100 200, ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलेगा 200 100 ऐसे चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे कम होता जाएगा। तो ये जो जन्म होता है ईसा जी का, उससे पूर्व ही क्या स्टार्ट हो चुका था, हमारा रेशम मार्ग स्टार्ट हो चुका था। हम आपको वो भी बता देंगे कि कालखंड कैसे याद रखे, ठीक है, कालखंड कैसे याद कर रखे लोगों का, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी हमारी बात किस पे शुरू हो रही है, हमारा वैश्वीकरण पे बात हो रही है, तो उसी की बात करते हैं। रेशम मार्ग से ईसा पूर्व, रेशम मार्ग जो था ईसा पूर्व मतलब ईसा जी के जन्म से पूर्व ही स्टार्ट कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था, और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया, और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया, ठीक है, किसका, रेशम मार्ग का प्रयोग किया गया, रेशम मार्ग का 15वीं शताब्दी तक। अब
प्रयोग किया गया। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों को, जैसे कि हमने बात करी महादेश क्या होते हैं, बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को, एशिया को, लिख लीजिए, ये मार्ग बहुत से महादेशों को, जैसे अमेरिका, अब इसी में अमेरिका लिखा, अब इसके अंदर हम खाली अमेरिका की बात नहीं करें, क्या कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दोनों की बात करें। जैसे अमेरिका की बात हो गई, एशिया की बात हो गई और अफ्रीका की बात हो गई। एशिया, अफ्रीका, इन सभी को जोड़ते हुए जाता था, जो हमारा क्या था, रेशम मार्ग था, यूरोप से जोड़ता था। यूरोप लिख लीजिए, यूरोप से जोड़ता था, यूरोप से जोड़ता था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम मैप बना के बता देंगे कि ये रेशम मार्ग था क्या, रेशम मार्ग था क्या, कि रेशम मार्ग हम चिल्ला रहे इतनी देर से, रेशम मार्ग है क्या, उन सभी पे जो कार्य हुए वो याद रखिएगा। क्या था हमारा रेशम मार्ग, एक प्राचीन मार्ग था जो देश को देश से और महादेश को महादेश से जोड़ने के लिए जाना जाता था। रेशम मार्ग पूर्व मतलब ईसा जी के जन्म से पूर्व ही बन चुका था, और कब तक, 15वीं शताब्दी तक इसको, मतलब 15वीं शताब्दी तक इस पे लोग गए हो, इस पे जा रहे थे लोग, कैसे, वैश्वीकरण कर रहे थे। और ये मार्ग बहुत से महादेशों को, जैसे अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप से जोड़ता था, यूरोप से जोड़ता था। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि अब ये स्टार्ट हो चुका है, रेशम मार्ग क्यों पड़ा इसका नाम। ठीक है, कुछ और पढ़ सकता था, इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। ठीक है, आप सभी के ये जो क्वेश्चन था कि हम ही ने ये क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है, क्योंकि समझा हम रहे, बताएंगे भी हम, क्या है बस आपको याद करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। अब बात क्या करने जा रहे हैं कि हम रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा, इसका नाम रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा, इसका नाम क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर अगर बच गया हमारे इतना बताने के बाद भी, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, हमने इतना समझाया, अगर आपके मन में कोई छोटा से भी डाउट रह गया ना, तो हम समझेंगे कि हम समझा नहीं पाए आपको, क्योंकि देखिए इतने अच्छे से बताया। आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा, इसका नाम रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा, रेशम मार्ग। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए। ठीक है, अब आपको पता चला, अब आपको पता चला, हमने नाम लिया इससे, चाइनीज रेशम के लिए प्रयोग करा जाता था इस मार्ग को, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। ठीक है, ये नहीं कि इस पे खाली रेशम ही भेजा जाता था इसलिए इसका रेशम मार्ग नाम पड़ा, इससे सब वस्तुएं भी भेजी जाती थी, और जो हमारे व्यक्ति थे एक देश से दूसरे देशों में भेजा जाता था उन लोगों को, कि अगर व्यापार करना है, अपने देश में व्यापार नहीं तो दूसरी जगह जाके व्यापार कर लेते थे वो लोग। ठीक है, व्यापार कर लेते थे वो लोग। तो जैसे कि उनका वो भी तो पता होना चाहिए कि हमने क्यों लिखवाया है। ठीक है, क्यों लिखवाया कि इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, क्योंकि इस पे चाइनीज रेशम था वो भेजा जाता था, इसलिए इसका नाम, क्योंकि सबसे पहले, ये लिख लिए, क्योंकि सबसे पहले इस मार्ग पर चाइनीज रेशम, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रेशम मार्ग, इसमें क्वेश्चन क्यों बताया कि रेशम मार्ग, आपको पता भी तो होना चाहिए रेशम मार्ग होता क्या है, तो हमने बता दिया आपको कि क्योंकि इससे पहले एक रास्ते में प्रयोग, जो चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, इसको चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था, लिख लीजिए इसको,
किया जाता था। सबसे पहले किस लिए? चाइनीज रेशम के लिए प्रयोग करा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेशम मार्ग पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया। और फिर इसमें बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसके नेक्स्ट पॉइंट की इसमें क्या बात है कि ये बात आपको बता दिया गया इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, इसका जवाब हमने एक लाइन में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इस मार्ग पे क्या भेजा गया था? चाइनीज रेशम का व्यापार करा गया था, इसलिए इसे व्यापार के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। फिर हमने भारतीय मसाले मतलब कि मसाले कौन से? जो हमारे सब्जियों में पड़ते हैं, ठीक है, सब्जियों में पड़ते हैं वो वाले जो मसाले, वो मसालों का व्यापार होता था। सबसे बड़ा व्यापार वही होता था एक समय में हमारे भारत में, ठीक है। खाली मसाले का व्यापार इतना बड़ा होता था हमारे यहाँ। फिर इसमें लिखेंगे भी कि खाली उसका रेशम का ही प्रयोग नहीं करा गया व्यापार के लिए, किस किस का प्रयोग करा गया ये भी लिखते हैं। फिर हमने भारतीयों ने फिर मसाले और क्या क्या भेजा? सोना चांदी तक भेजा था। मसाले, सामान, चांदी। अब सामान में क्या क्या आ गया? जैसे कि संदूक, अलमारी, ठीक है, संदूक, अलमारी, कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी। अब सामान के अंतर्गत वही सब बातें आ गई। और मसाले बता दिया, सब्जी वाले मसाले की बात करी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे चांदी को भी भेजा जाता था। हमने क्या बताया कि खाली रेशम ही नहीं भेजा जाता था, क्योंकि रेशम सबसे पहले भेजा गया था उस रास्ते से, इसलिए उसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। फिर उसके बाद क्या क्या भेजा गया उस रास्ते से? मसाले भी भेजे गए, सामान भी भेजा गया और चांदी भी भेजी गई। चांदी, सोना और ढेरों सारी वस्तुओं का आवागमन हुआ। वस्तुओं का आवागमन हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये लिख दिया हमने, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। फिर हम भारतीयों ने मसाले, सामान, चांदी, सोना, बहुत सारी वस्तुओं का आवागमन हुआ मतलब इस रास्ते के द्वारा। किसके? रेशम मार्ग के द्वारा बहुत सारी चीजें भेजी गई। अब इसमें क्या लिखेंगे? सामानों की आवाजाही के सामानों के आवाजाही के अलावा व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। अब सामान और संस्कृति का कैसे? ठीक है, मान लीजिए अगर कोई साउथ में रहता है, ठीक है, तो वहां उनको क्या ज्यादा पसंद है? उनको पसंद है कि मछली मिल जाए और उनको क्या मिल जाए? चावल, ठीक है, मछली और चावल मिल जाए। तो अगर वो यहाँ पर अगर वो किसी दूसरे देश में जाएगा तो वो अपने साथ खाना लेके जाएगा। मतलब पहले के समय में जब लोग जाते थे तो पहले वहां पर रास्ते में होटल नहीं होता था, ठीक है, पहले रास्ते में होटल नहीं होता था, तो वो अपने घर से खाना बांध के ले जाते थे। वो जब ले जाते थे, जब वो दूसरी जगह खाते थे तो वो उनको देखते थे कि ये क्या खा रहा, मछली और चावल खा रहा, तो उनको भी पता चलता था कि हाँ ये भी खाया जाता है, ठीक है। और फिर कोई गुजराती है तो अगर उसको वहां पे जाके ढोकला खा रहा किसी दूसरी जगह, तो उसको भी तो पता चलेगा कि हाँ ये वहां का कल्चर है, वहां की संस्कृति है कि वहां पे ये खाया जाता है। और जैसे कि अगर भारत में जो लोग डांस करते, ठीक है, अगर वो दूसरे देशों में जाकर डांस करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कैसा डांस भारत में होता है। जैसे कि पहले भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये सब होता था, तो ये सब डांस है हमारे यहाँ के। लेकिन ये जब बाकी विदेशों में कराए जाएंगे तो ये क्या है? हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हाँ भारत में इतने प्रकार के डांस यानी नृत्य होते हैं, इतने हमारे भारत में नृत्य है। तो ये कैसे? जब ये बाहर जाएगा तभी तो पता चलेगा, स्थानांतरण होगा तभी तो पता चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे किस मसाले, चांदी, सोना, बहुत सारी चीजों का आवागमन हुआ। और इससे किसका? खाली सामान ही नहीं भेजेगा, इससे क्या हुआ? व्यापार और संस्कृति का भी प्रदान होता था, आदान प्रदान होता था। तो इसमें यह भी लिखेंगे सामानों की आवाजाही के अलावा, लिख लीजिए, सामानों की आवाजाही के अलावा और संस्कृति
का भी आदान प्रदान होता था। बता दिया संस्कृति कैसे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यापार व्यापार भी करा जाता था और संस्कृति का भी पता चल जाता था। कैसे कि अगर जब कोई सामान लेके जाता है रात में, अगर कोई मान लीजिए उस समय गाड़ियां थी, गाड़ियों का आविष्कार हो गया था, तो वहां पे गाड़ियां जब चलती थी तो उसमें ढेर सारे लोग अब अनाज रख लेते थे, सोना चांदी, मतलब कि जो व्यापार करना वो तो रख लिया, जहाज में रख लिया या फिर पानी वाले, तो वो अपने साथ कुछ खाने की वस्तुएं ले जाते थे। तो जब वो वहां खाते थे तो उनको पता चलता था कि ये वहां की संस्कृति है। कि जैसे कि अगर मछली का व्यापार करना है, ठीक है, मछली का आगे आएगा, मांस का भी व्यापार करा जा रहा है। तो जैसे कि मछली का व्यापार करते तो वो समुद्री रास्ते से जाएंगे नाव से लेकर, तो वो वहां पर जाके तो वो मछली ही खाएंगे ना, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं, मछली पकड़ते, मछली खाते और मछली का व्यापार करते। तो वो जब दूसरे देश में जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये लोग मछली खाते हैं, ठीक है, कि वो दूसरे देश में वो लोग बेच रहे हैं, तो ये वहां पे सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो वो लोग उसका व्यापार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा उपलब्ध है तो वो उसका व्यापार कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या था, मसाले का सबसे बड़ा व्यापार होता था एक समय में। वो हमारे यहाँ खाने में मसाला का प्रयोग करा जाता था, कई कई प्रकार से अभी भी प्रयोग करे जाते हैं और बाहरी देशों में भी प्रयोग करा जाता था। आपको पता होगा चीन में अधिकतर लोग उबला हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, ठीक है, उबला हुआ। तो क्या है, अब मसाले कहाँ से, मसाले हम ही लोग द्वारा जब वहां भेजे गए और वहां की भी कई सारी वस्तुओं का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जब व्यापार बढ़ता है तभी उस देश की वृद्धि होती है। कि जिस देश को अपने देश की वृद्धि करनी है, मतलब जिस सरकार को अपने, मतलब कि जैसे कि किसी देश को अपनी वृद्धि करनी है, तो वहां का क्या हुआ, व्यापार बढ़ा दे, उसके देश की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, चाहे कोई सा भी कारण हो। बस यही एक सुझाव कर ले कि वो क्या कर ले, अपना व्यापार बढ़ा ले, ठीक है, अपना व्यापार बढ़ा ले, उस देश की वृद्धि हो जाएगी। लिख लिया होगा आपने। शुरू करते हैं इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक, तब तक इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं आगे की हेडिंग की, जो हमारी आगे की उसके बाद की हेडिंग है, क्या है, भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। समझ गए, भोजन की यात्रा कैसे, भोजन थोड़ी ना चल के जाता था, उसको ले जाया जाता था। कैसे, बता दिया हमने कि जब अगर कोई एक व्यापारी है तो अपने साथ अगर कुछ लेकर जा रहा है दूसरे देश, तो वो अपने साथ कुछ खाने का सामान जरूर ले जाता था, ठीक है, अपने साथ कुछ ले जाता था। क्योंकि पहले अगर समुद्र मार्ग से जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है, समुद्र मार्ग से जा रहा है, देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। सिल्क रूट क्या था वो भी आप इसी में समझ लीजिए, ठीक है, सिल्क रूट आप इसमें कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन हम बना दिया, ठीक है। क्या है हमारा, अब ये हमारा इस जगह से अमेरिका है, हम उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये भारत है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, यहाँ से हमारा भारत है, इसको ले लिया। अब यहाँ से अगर किसी को, यहाँ से समुद्र मार्ग है ये, ठीक है, आप सभी को पता है ना, ये हमारा समुद्र मार्ग है यहाँ से। तो यहाँ से जो समुद्र मार्ग है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, अमेरिका से अब भारत आए, ठीक है, तो वो समुद्र मार्ग से खोज कर रहे हैं, ठीक है, समुद्र मार्ग से खोज कर रहे हैं। तो उनको क्या पता है कि हमने बताया आपको, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। तो वो इसलिए नहीं गए थे कि हम जा रहे हैं, हम देश ढूंढेंगे बोट लेकर, वो इसलिए जा रहे थे कि उनको व्यापार बढ़ाना था, अपना व्यापार बढ़ाना था और अपने देश का विस्तार करना था। तो वो कैसे करते, तो व्यापार बढ़ाने के लिए वो देश को ढूंढ रहे थे, तो उनको क्या मिल गया, भारत मिल गया। ऐसे ही जब व्यापार होता था तो जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था। तो ये नहीं जली मार्ग से व्यापार करा जाएगा, थल मार्ग से भी करा जाएगा। तो जब यहाँ जल मार्ग से जा रहे हैं, अब बताइए यहाँ पे इतनी छोटी दूरी लग रही है, जब आप निकलेंगे ना, यहाँ सैकड़ों लाखों मिलियन में, जहाँ तक कि लाखों में दूरियां हैं ये सब, ठीक है। अब ये सब तय करने के लिए, अब यहाँ पे जल मार्ग में तो कोई होटल है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, अपने साथ कुछ खाने की ले जानी पड़ेंगी, तो खाने की चीजें ले जानी पड़ेंगी। तो जब वो लेकर जाते थे तो वो खाते थे वहां पर, तो उनको पता चलता था कि हाँ ये वहां की संस्कृति है, ये वहां की संस्कृति है। तो भोजन की यात्रा और स्पैगेटी और आलू, जैसे जैसे व्यापारी और यात्री एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उनके साथ उनके खाने के सामान भी चलते गए, कैसे, स्थानांतरित होते गए,
ये बात आप लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। हम तो बता देंगे, 3 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार। लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? ये वर्ल्ड मैप में हमने आपको बना के भी बता दिया, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको? मैप के द्वारा बता दिया कि हमने व्यापार कैसे हुआ है। लिखिए, अब इसकी बातों को लिखते हैं जो हमने बातें बताई। जैसे जैसे व्यापार और यात्री एक जगह से दूसरी जगह गए, जैसे जैसे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह गए, उनके साथ उनके रफ कर देते हैं, खाने के सामान भी उनके साथ जाने लगे, उनके साथ जाने लगे। होने लगे, स्थानांतरित होने लगे। अब ये ना समझ लीजिएगा कि आप वो बोट जा रही है तो उसपे खाना भी बैठ गया कि हाँ हमको भी ले चलो, ठीक है, आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। और जैसे नूडल्स चाइना से आया और पास्ता अरब देश से आया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया भारत में? आज से मान लीजिए 100 साल पहले, 200 साल पहले, 200 साल पहले कोई नूडल्स जानता था क्या? नूडल्स जानता था 200 साल पहले? पास्ता जानता था? नहीं जानता था। ये कैसे आया? व्यापार से आया, वैश्वीकरण से आया। वैश्वीकरण का अर्थ यह है स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लिख लीजिए कि जैसे नूडल्स चाइना से आया और पास्ता अरब से आया, जैसे नूडल्स चाइना से और हमारा जो पास्ता है वो अरब से। किससे आया? वैश्वीकरण के द्वारा ही आया, वरना कौन जानता था आज से 100-200 साल पहले कि नूडल्स क्या था, पास्ता क्या था? ठीक है, नूडल्स क्या था, पास्ता क्या था। बात करते हैं इसके आगे की, क्या है इसमें। यानी भोजन ने भी सामानों व्यापारों के साथ यात्रा किया है। भोजन ने भी, अब आपको समझ में आ रहा है? भोजन ने भी सामानों और यात्रियों के साथ यात्रा करी है। ये बात आपको समझ में आ रही? भोजन ने भी सामानों और व्यापारों के साथ यात्रा किया है। लिख लीजिए। साथ यात्रा की थी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भोजन और सामानों के साथ भोजन ने भी सामानों और व्यापारों के साथ यात्रा करी थी, तभी वो अपनी संस्कृति को बता पाते थे कि ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। अगला क्या है? उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बता रहे यात्रा करने लगे। कई बार नई फसलों को आने जीवन में, जो नई फसलें की, जैसे कि अगर किसी को आलू नहीं खाया, किसी ने बाहरी देश में अगर किसी ने आलू नहीं खाया कभी भी, तो उसको अगर आलू देंगे तो क्या पड़ेगा उसको? अगर उसने खाया, उसको अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा? वो दोबारा मंगाएगा, ठीक है, वो दोबारा मंगाएगा। और वो मंगाते मंगाते एक समय आएगा कि वो पूछेगा कि हाँ इसकी खेती होती कैसे, तो वो क्या करेगा? अपनी जगह पे खेती करेगा, उसका उत्पाद करेगा और वो खाएगा, और फिर वो लोगों के घरे में बांटेगा। वो ऐसे फैलता जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ये चीज उगाई जाती है। अब बताइए, अमेरिका में भी आलू आता है, इटली में भी आलू आता है, भारत में भी आलू आता है, यूरोप में भी आलू आता है। तो क्या है, अब इसके लिए हम लोग चिल्लाने गए थे क्या कि आलू की फसल ऐसे उगाई जाती है, आलू को डाल दो मट्टी में तो वो उगने लगेगा, उससे जड़ें निकलती है और वो जमीन के अंदर ही रहता है, उसको खोद कर निकालना पड़ता है। ये बताया नहीं गया था, ठीक है।
ये पता नहीं कहता, ये अपने आप ही फैल जाता है। ठीक है, ये अपने आप ही फैल जाता है और सबको पता चलने लगता है। भोजन ने भी सामानों के साथ यात्रा की थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके आगे ही बात करते हैं। कई बार नई फसलों को आने से जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ठीक है, कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ठीक है, अगर किसी ने आलू नहीं खाया तो अगर उसको आलू की डिश बना के दे दी गई तो क्या होगा, उसके लिए एक अमृत की तरह होगा। क्यों अमृत की तरह होगा? क्योंकि उसने कभी खाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कभी खाया नहीं है और उसने कभी देखा नहीं है आलू। तो आलू हम बार बार क्यों आलू का ही नाम ले रहे, किसी और सब्जी का नाम क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे इसी आलू की ही बात करेंगे, ये हमने बता दिया, हेडिंग नहीं लिखा है तो इसी की बात करेंगे ना। हम अपने टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे, जितनी भी हमारी बातें हैं वो हमारे टॉपिक के अंदर कही गई है, वो कहीं ना कहीं लाइन से लाइन आते बातों में जुड़ती जा रही है। ये बात हम पहले बता रहे और यहाँ पे लिख हम बाद में रहे, क्योंकि ये हमारी बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें हमको पता होनी चाहिए कि ये सब हुआ था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने से यूरोप में गरीबों की जिंदगी बदल गई। ठीक है, साधारण से आलू के इस्तेमाल से, लिख लीजिए, साधारण से आलू के से यूरोप में गरीबों की स्थिति बदल गई। समझ में आया आपको? साधारण से आलू के इस्तेमाल से यूरोप में गरीबों की स्थिति बदल गई। अब आप कहेंगे कि आलू ने क्या, आलू ने सोना दिया था क्या उनको? आलू ही दिया था, क्योंकि उनकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि आलू सस्ता पड़ता है। ठीक है, एक समय में आता है कि जब वो महंगा पड़ जाता है, लेकिन क्या है, एक समय में वो सबसे सस्ता भी होता है। ठीक है, लंबे समय तक वो सस्ता दाम रहता है उसका, और उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते, मतलब कि वो खरीद सकते। ठीक है, अब उसके लिए ज्यादा उनको पैसा नहीं लगाना पड़ता था। तो क्या हो गया, गरीबों की स्थिति बदल गई थी। किससे? आलू से उनकी स्थिति यानी कि जिंदगी बदल गई थी। जिंदगी लिख लीजिए आप, स्थिति गलत कर देंगे। ठीक है, जिंदगी लिख लीजिए, जिंदगी किससे? आलू से। सोना नहीं दिया था, आलू दिया था। ठीक है, साधारण से आलू के इस्तेमाल से यूरोप में गरीबों की स्थिति बदल गई थी। इस आलू सस्ता पड़ता है और वो वहां के जो गरीब है वो उनको खरीद पाते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उससे अपना जीवन यापन करते थे। इसके आगे ही बात करते हैं। उनका भोजन बेहतर हो गया तो उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। ठीक है, ये बात हम बताते हैं, क्यों लिख रहे हैं ये बात भी हम बताएंगे। उनके लिए बेहतर और जो वहाँ के गरीब थे, जैसे कि गरीब थे तो वहां पे क्या हो जाता था, भुखमरी हो जाती थी। तो भुखमरी के कारण कई लोग मर जाते थे, कई गरीब मर जाते थे। तो लेकिन जो आलू था वो इतने सस्ते दाम में मिल रहा था कि वो कोई भी गरीब आदमी उसको आराम से ले सकता था और उसको खरीद कर बना के खा सकता था। इसीलिए जो भोजन था, जो भोजन उनके लिए किसका? आलू से जो उनके व्यंजन बनाए जाते हैं, आलू के जो सब्जियां बनाई जाती है, उनके लिए बेहतर हो गया था। और जो वहाँ के और उनकी औसत उम्र बढ़ गई थी। औसत उम्र बढ़ गई थी। औसत हम क्यों लिख रहे? ठीक है, लिख सकते हैं उनकी जिंदगी बढ़ गई थी, क्योंकि औसत इसलिए लिख रहे, ये औसत लिखा है, औसत।
औसत जिंदगी इसलिए कि अगर भुखमरी है तो वो बच्चे को भी मारेगी और एक बूढ़े आदमी को भी मारेगी, ठीक है, वो सबको मार सकती है अगर भुखमरी हो गई। तो इसलिए तो उनकी जो औसत उम्र थी वो बढ़ गई, क्योंकि अब उनको खाना मिल रहा तो वो क्या जिंदा रहेंगे ही, ठीक है, अच्छा खाना मिलेगा तो वो जिंदा रहेंगे ही। तो वैसे ही उनकी औसत उम्र बढ़ गई थी, ये बात भी उसमें लिखेंगे। और आयरलैंड के गरीब काश्तकार को आलू का इस हद का निर्भर हो चुके थे, मतलब आयरलैंड के लोग आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे। ये बात आप लिखिए पहले, फिर इसके बाद बताते हैं हम आपको, ठीक है। ये बात आप लिखिए पहले, इसमें जितनी भी बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पे साइन कर रहा है, इसको लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं आपको, ये भोजन उनके लिए बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन कर रहा है, औसत उम्र बढ़ गई थी, इसलिए हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। औसत उम्र उनकी बढ़ गई थी, ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, आयरलैंड के गरीब आयरलैंड के गरीब आयरलैंड के जो गरीब थे उनके काश्तकार जो उन पे निर्भर हो गए थे, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले आप। औसत उम्र उनकी बढ़ गई थी और उसके बाद जो आयरलैंड के गरीब थे, आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस प्रकार निर्भर हो गए थे। आलू पे इस प्रकार निर्भर हो गए थे, क्यों बताइए, क्योंकि वो उस समय सस्ता था। जो गरीब लोग थे वो उसको खरीद पाते थे, आयरलैंड के गरीब लोग, और उसको खा के अपना जीवन यापन करते थे। इतना सस्ता हो गया था कि वो अपना जीवन यापन इसी पे करते थे, किस पे, आलू पे अपना जीवन यापन करते थे। और इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में 1840 के दशक में 1840 के दशक के मध्य किसी भी बीमारी के कारण, ठीक है, किसी बीमारी के कारण, ये भी लिखिए, किसी बीमारी के कारण, ये बात आप लिखिए, किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो, किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो आलू की फसल खराब हो गई तो वहां के लोग जो थे उनमें भूखमरी आ गई। अब सोचिए, वो आलू पे इस प्रकार निर्भर हुए तो उनके, अब वही एक साधन था कि उनको सस्ते में मिलता था, वो उसको खरीदते थे और खा के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक समय एक बीमारी के कारण, ठीक है, आलू की फसल खराब हो गई तो वहां पर भूखमरी हो गई, तो वहां पर भूखमरी क्या हो गई, भुखमरी हो गई। एक बताइए, आलू पे इतना डिपेंड हो गए, यानी निर्भर हो गए कि उनको जब आलू नहीं मिली तो वहां पे भुखमरी हो गई, और वहां पे भुखमरी से कई लोग मर गए थे। अब वो किस लिए, क्योंकि किस लिए खराब हो गई थी, बीमारी के कारण। अब वो बीमारी के कारण वो फसल खराब हो गई तो वहां पे भुखमरी के कारण वहां पे कई लोग मर भी गए थे, कई भुखमरी के कारण मर भी गए थे। अगला क्या है, विजय, बीमारी और व्यापार। लिख लिया होगा आपने, इसको नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में, और फिर इसके आगे लिखवाते हम, ठीक है, इसके आगे लिखवाते अपनी बातें। बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार, ठीक है, विजय, बीमारी और व्यापार की। क्योंकि इससे पहले जो हेडिंग थे उसमें हम बता दिया कि किस बीमारी के कारण, बताइए, आलू की फसल खराब हो गई। तो उस हेडिंग में हमने बताया था क्या, कि आलू की फसल खराब हो जाने के कारण जो वहाँ के लोग थे वो आलू नहीं खरीद पा रहे थे और वो नहीं खा पा रहे थे, तो वहां पे भुखमरी आ गई, और वहां पे भुखमरी के कारण कई लोग मर गए। सोचिए, आलू पे इतना ज्यादा निर्भर थे आयरलैंड के लोग जो गरीब थे वहां के। अब जो आगे बात आ रही है, विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी का ये मत समझिएगा बीमारी की विजय हो गई, यहाँ पे विजय, बीमारी और व्यापार का अलग ही आता है,
आगे समझाते हैं। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में समुद्र के रास्ते विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह अपना व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। यूरोप के लोग व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। अब सोचिए, उनको पता है कि अगर हमें अपने देश की वृद्धि करनी है, अपने देश को विकसित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें व्यापार करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ये बात उनको समझ में आ गई थी। तो ये लिखिए, 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री रास्ते जो समुद्री रास्ते से हमने बताया आपको कैसे यूरोप का नक्शा यहाँ पे इस तरफ बना था, अमेरिका से लेके वो लोग व्यापार करते थे, समुद्री रास्ते थे। तो ऐसे ही यूरोप के लोग व्यापार करते थे। कैसे? यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए क्या करा था? व्यापार करा था। समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? उनको पता था कि हमें अगर अपना देश विकसित करना है तो हमें व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? व्यापारिक साथी की हम अपना जो व्यापार है वो किसी दूसरे देश के साथ कैसे कर सकते हैं, और दूसरा देश जब तक नहीं ढूंढेंगे तो अपना व्यापार कैसे करेंगे, अपना व्यापार कैसे करेंगे हमें व्यापार करने के लिए दूसरे देश को तो ढूंढना पड़ेगा। उस समय पुर्तगाली और स्पेन दो बहुत शक्तिशाली देश थे। लिख लीजिए, उस समय पुर्तगाली और स्पेन सबसे शक्तिशाली देश थे। ये आपको बात समझ में आ रही है? उस समय कौन सबसे शक्तिशाली देश था? पुर्तगाली और स्पेन सबसे शक्तिशाली देश थे। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश होता क्या है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए उपनिवेश होता क्या है। उपनिवेश हमने बोल दिया, आप मान लोगे? ऐसे नहीं मानना पड़ेगा। उपनिवेश होता क्या है ये भी तो हमें बात समझनी पड़ेगी। उपनिवेश होता क्या है? तो बात करते हैं कि जैसे किसको उपनिवेश बनाया था? अमेरिका को। मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। मान लीजिए पुर्तगाल के लोग हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे और उन पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उन पर कब्जा कर लेंगे, अपना साम्राज्य बना देंगे, उसको जीत लेंगे। तो वो क्या होगा? उसका साम्राज्य हो जाएगा। तो वो क्या करते थे? उस देश पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर करा था, तो वैसे ही अमेरिका में उपनिवेश बना लिया, मतलब अमेरिका को कब्जे में कर लिया। उन्होंने अमेरिका को कब्जे में कर लिया। उपनिवेश बनाना यही होता है। उपनिवेश, बस इतना ही अर्थ है। उपनिवेश का अर्थ कोई और नहीं है, यही है। ठीक है, उपनिवेश का अर्थ यही है। और क्या इसमें? उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। ठीक है, यूरोपीय सेनाएं थी जो सेना थी उनके बल पर ही नहीं जीतती थी वो, बल्कि वो कीटाणुओं जैसे चेचक के मदद से स्पेनिश सैनिकों को अफसरों के साथ वहां जा पहुंचाते थे, और लाखों लोगों को वहां बीमार कर देते थे। कैसे? चेचक। अब वो चेचक ऐसा बैक्टीरिया है कि वो
पॉकेट में तो लेके जाएगा नहीं, झोले में लेके जा रहा है, ठीक है, बोरी में तो लेके जाएगा नहीं। वो कैसे, वहां के सैनिकों के शरीर में होती थी वो बीमारियां। तो क्या होता है, चेचक एक जगह अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके संपर्क में ज्यादा रहता है तो वो क्या होता था, उससे फैल जाती है ये आप बीमारी, आपको भी पता है। तो वो लोग क्या करते थे, वो जेब में चेचक को नहीं लेके जाते थे। अब ये मत सोचिएगा, तो वो जो जीवाणु होते थे वो उनके शरीर में होते थे सैनिकों के। तो फिर वो जब दूसरी जगह जाते थे तो वो उससे फैलती थी। तो वहां के लोग, आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते थे, ठीक है, आधे लोग ऐसे ही चपेट में आ जाते थे उनकी, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे, यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। लिख लीजिए, यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक नहीं जीतती थी। सोचिए, इतना बड़ा दिमाग लगाया कि बीमारी फैलाने के लिए कैसे वो खुद संक्रमित हो गया और फिर वहां जाके सैकड़ों लोगों को, जो सैकड़ों लोग, एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को आराम से संक्रमित कर सकता था, चेचक का जो बैक्टीरिया उसके अंदर रहता है। तो वो लोग क्या करते थे, केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि कीटाणुओं जैसे, बल्कि कीटाणुओं जैसे लिख लीजिए इसको, चेचक, आपको इससे याद आएगा, ठीक है। कीटाणुओं को ले जाते थे, जिसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए चेचक के मदद से जो स्पेनिश सैनिकों के मदद से जो स्पेनिश सैनिकों, ठीक है, स्पेनिश सैनिक जो थे, स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ, अफसरों के साथ, अफसरों के साथ वहां के लोग जो संक्रमित लोग थे वो अपने आप को वो खुद जाते थे और उनके अफसर भी जाते थे, संक्रमित हो गए और फिर वहां जाके लोगों को संक्रमित करते थे। तो अफसरों के साथ वहां जा पहुंचते थे, वहां जा पहुंचते थे। वहां जा पहुंचते थे, खुद संक्रमित होकर वहां पहुंचते थे और फिर लोगों को संक्रमित करते थे। वहां जा पहुंचते थे और लाखों अलग अलग रहने के कारण लाखों साल से अलग रहने के कारण क्या करते थे, जो दुनिया से अलग रहते थे ज्यादातर, कि लाखों सालों से, मतलब कि बहुत पुराने समय से जो लोग अलग रहते थे वहां के लोग, कि मान लीजिए पिछड़े समय के लोग, अभी भी कुछ गांव है, अभी भी आप जानते हैं कि कहीं वहां पे विकसित नहीं हो पाया। तो वैसे ही लाखों साल से दुनिया से अलग अलग रहने के कारण, लाखों साल से दुनिया से अलग रहने के कारण, ठीक है, अलग रहने के कारण अमेरिका ने लोगों के शरीर में यूरोप से होने वाली इन बीमारियों से बचने की, ठीक है, अमेरिका ने यूरोप से फैलने वाली इन बीमारियों लिखते रहिए, ठीक है। इन बीमारियों, हम बताते जा रहे हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्या, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए कि वैश्वीकरण एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, इतने सारी प्रक्रियाओं से, बीमारियों, ठीक है, लिखा है बीमारियों। अब जो वहां की बीमारियां थी तो वहां के लोग खुद संक्रमित होकर जाते थे, वो दूसरे लोगों को संक्रमित करते थे। यही बात हम 2-3 बार आपको बोल चुके, ये बात इसलिए हम बार बार बोल रहे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। शरीर में यूरोप से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए, यूरोप से इन बीमारियों के फैलने
इन बीमारियों से बचने के लिए जो उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता थी, जो रोग प्रतिरोध क्षमता हुआ करती थी वो कम रहती थी, नहीं रहा करती थी, मतलब एकदम ना के बराबर। तो जाहिर सी बात थी तो बीमारी फैलेगी। ठीक है, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, अगर रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं है, तो कोई सी भी छोटी सी भी बीमारी आपको लग सकती है और वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो लोग क्या करते थे, चेचक बीमारी, ठीक है, चेचक बैक्टीरिया के वो खुद संक्रमित हो जाते थे, फिर वो जाके मतलब यूरोप के लोग खुद संक्रमित हो जाते थे, वहां के सैनिक और अफसर वहां वो लोग खुद जाते थे कहाँ पे, हमें स्पेनिश में जाकर चले जाते थे। तो फिर जब वहां पे जाते थे तो फिर वहां पे लोगों को संक्रमित करते थे। तो वहां पे क्या होता था कि वो लोग संक्रमित होते थे और कई लोग उससे संक्रमण से भी मारे जाते थे और आराम से कब्जा कर सकते थे, आराम से कब्जा कर सकते थे। यही इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा आपको और यही इसका अर्थ है। जो आज का टॉपिक था, आज के सेशन में हमारा यही लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद इसके आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं और आशा करते हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो भारत में राष्ट्रवाद आपको बताया गया तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतने अच्छे से बताया था, आपको कंप्लीट अच्छे से समझाया गया था। और ये हमारा जो आज से स्टार्ट हो गया है भूमंडलीय विश्व का बनना। ठीक है, ये हमारा अध्याय 3 है। ये भी आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद आपको समझ में आया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।